जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपके हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो यानी हिंदी व्याकरण आपकी बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 90 अंक की आती है। कितने अंक की आती है? 90 अंक की आती है। तो साथियों, आज हम इसी हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो क्लास को एक बार जरूर देखें और क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1 हमारे पास, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन में हमारे पास क्या है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी इसके अंदर नीलकंठ में अन्य पद प्रधान हो रहा है, यानी भगवान शिव के की ओर इशारा कर रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का। यानी अन्य पद प्रदान हो रहा है। और जिस समास में अन्य पद प्रदान होता है वह कौन सा समास है? तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन में हमारे पास आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा या फिर तिरंगा। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनिच्छा शब्द में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अनिच्छा शब्द में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? ऑप्शन में है वाग योग ईस बराबर वागीस दे रखा है, सत्य योग मार्ग बराबर सन्मार्ग दे रखा है, अनुयोग छेद बराबर अनुच्छेद दे रखा है, अभियोग सेक बराबर क्या होता है? अभिषेक दे रखा है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाग योग ईस बराबर वागीस नहीं होता, यानी वागीस तो होता है लेकिन इसका संधि जो है विच्छेद गलत दे रखा है। इसका वागीस का संधि विच्छेद होता है वाक योग ईस बराबर वागीस। वाक योग ईस बराबर होता है वागीस, यानी इस ग की जगह क्या आता? कै आता। यानी ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। यानी आपको स्वर संधि के भेदों को क्रम से जचाना है। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है स्वर संधि के भेदों का। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। बी के अंदर क्या है? गुण यण विसर्ग अयादि। सी के अंदर क्या है? यण गुण अयादि स्वर या फिर वृद्धि। और डी के अंदर क्या दे रखा है? स्वर व्यंजन और विसर्ग। साथियों, संधि के भेदों की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वहीं इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है? स्वर संधि के भेद पूछ रहा है, तो उनको क्रम से जचाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के भेदों का सही क्रम क्या है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहले कौन सी संधि आती है? दीर्घ। दीर्घ के बाद में आते हैं गुण, गुण के बाद में आती है वृद्धि और वृद्धि के बाद में आती है कौन सी? यण, और यण के बाद में आती है अयादि संधि। ओके, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही मेल नहीं है? यानी हमारे पास कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं।
तो ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है, ग्रह का अर्थ क्या दे रखा है, दशा। गृह का अर्थ दे रखा है घर। चिर का अर्थ दे रखा हमें बहुत समय। और चीर का अर्थ दे रखा हमें वस्त्र का खंडन। वही ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है, तरणी का अर्थ दे रखा हमें सूर्य। और तरणी का अर्थ क्या दे रखा है, नाव। मात्र का अर्थ दे रखा है केवल। और मातृ का अर्थ दे रखा है माता। तो इनमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी किस विकल्प में सही अर्थ दे रखा है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह का अर्थ क्या होता है, दशा। और गृह का अर्थ क्या होता है, घर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वृत्तनी वाला शब्द है। अब हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें सही शब्द का चयन करना है। ओके, यानी कौन सा शब्द इनके अंदर शुद्ध है। और ए के अंदर क्या दे रखा है, प्रतिज्ञा। बी के अंदर क्या है, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, सॉरी प्रतीक्षा दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, प्रतीक्षा। और बी के अंदर क्या है, प्रतीक्षा। सी के अंदर क्या है, प्रतीक्षा। और डी के अंदर क्या दे रखा है, प्रति इच्छा। तो इसमें सही शब्द का चयन करना है। तो आप हमारा जो इस प्रश्न का जो सही शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिज्ञा किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रति क्या आती है, बड़ी आती है, और शा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है। यानी अब आपको इसके अंदर बताना है त्योहार जो शब्द है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है त्योहार जो शब्द है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बात करें साथियों इस त्योहार शब्द की, तो त्योहार जो शब्द है वह लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। यानी इस प्रकार से आधा तय आता है, यो आता है, और हार। त्योहार किस प्रकार से लिखा जाता है, आधा तय, स्वर रहित तय, यो, हा और रे, इस प्रकार से लिखा जाता है त्योहार। यानी मात्रा क्या आएगी, यो के ऊपर सिंगल आएगी मात्रा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार या फिर उक्त कोई नहीं। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है नैसर्गिक का विलोम बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो साथियों बात करें नैसर्गिक के विलोम की, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। क्या होता है, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। अब इसके अंदर भी आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। इस कृतज्ञ शब्द का क्या बताना है, विलोम। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा बताना है। कृतज्ञ का विलोम की बात करें तो इसका उल्टा होता है, विलोम होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है सुहावना, बिछोना, खिलौना या फिर उक्त कोई नहीं। अब आपको इनके इस प्रश्न के अंदर बताना है आवना प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है। प्रत्यय क्या होता है साथियों, यानी वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो बात करें आवना प्रत्यय से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कौन सा शब्द बना हुआ है आवना प्रत्यय से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवना प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है, सुहावना, सुहा योग आवना। ओके, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है मां, ईमा, लीमा या फिर आ। तो बात करें कालीमा शब्द की, तो कालीमा शब्द के अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है ईमा। कौन सा जुड़ा हुआ है, ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। काली योग ईमा, काली योग ईमा बराबर क्या होता है, कालीमा। ओके, तो ई प्रत्यय क्या हो गया हमारा, ईमा प्रत्यय हो गया, और मूल शब्द कौन सा है, काली। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, अन, अनव या फिर उक्त कोई नहीं। अब आपको बताना है इस अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ओके, तो आपको इन अन्वेषण शब्द के अंदर बताना है कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो बात करें साथियों इस अन्वेषण शब्द की, तो इसका संधि विच्छेद होता है अनुयोग ऐसन। अनुयोग ऐसन बराबर क्या होता है? अन्वेषण। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? तो अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब साथियों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी अन्वेषण के अंदर। अब आपको क्या देखना है संधि की करने के लिए, इसका संधि पहचानने के लिए प्रथम पद के अंतिम वर्ण को देखना है। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? उ जुड़ा हुआ है। अनु, यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है। तो न के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? उ जुड़ा हुआ है। आगे द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? तो ए जुड़ा हुआ है। यानी उ और ए किस संधि की पहचान है? तो वो आपकी हो जाएगी यण संधि की पहचान। अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी अगर आपसे संधि पूछे तो। ओके, और उपसर्ग पूछे तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग, निर, नी या फिर निस। तो आपको अब इसके अंदर क्या बताना है? निश्चल शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो साथियों बात करें इस निश्चल शब्द की, तो इस निश्चल शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निस उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निस उपसर्ग जुड़ा हुआ है। निस योग चल बराबर क्या होता है? निश्चल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप है। अब ये वाक्य से संबंधित प्रश्न आ गया, आपको इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था। अब बात करें इन ऑप्शनों की, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है हमें? दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था। तो ये तो पहले से ही गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। डी की बात करें तो दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, ये भी गलत हो जाएगा। राजा नल की पत्नी का नाम क्या था? दमयंती था। राजा नल की पत्नी दमयंती थी, दमयंती थी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। क्या था? राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें उसने प्राणों की बाजी लगा दी, इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आएगा, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। ओके, और दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, ये भी गलत हो जाएगा। एक फूलों की माला ले आइए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वह महल पीले पत्थरों से बना है। कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? वह महल पीले पत्थरों से बना है, वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। साथियों एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला कभी नहीं बनती, इसलिए क्या हो जाएगी? ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी फूलों की एक माला ले आइए, इस प्रकार से लिखा होता तो क्या हो जाता? ये शुद्ध हो जाता। ओके, तो वह महल पीले पत्थरों से बना है हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अभिराम अविराम शब्द का सही अर्थ वेद है? अब आपको अभिराम अविराम शब्द का सही अर्थ बताना है इस प्रश्न के अंदर। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है? मनोहर, सुंदर, मनोहर विस्तृत, स्वच्छ उन्नत या फिर सुंदर लगातार। तो अब आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि अभिराम अविराम शब्द का सही अर्थ क्या होगा। अभिराम अविराम शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? साथियों बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर, और अविराम का अर्थ क्या होता है? लगातार।
अविराम, जिस भी शब्द के पहले अ उपसर्ग जुड़ जाए उसका अर्थ लेंगे हम नहीं के अर्थ में। ओके, नहीं विराम। ओके, नहीं विराम इसका क्या होता है, अर्थ होता है यानी लगातार, बिना विराम के यानी लगातार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है, ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक या फिर सर्वकालिक। तो आपको इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द क्या उपयोग में ले सकते हैं हम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के पूर्व का के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं हम, प्रागैतिहासिक। क्या प्रयोग में लेते हैं, प्रागैतिहासिक। ओके, हासिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है। अब आपको इसके अंदर तद्भव शब्द बताना है। कौन सा शब्द बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं साथियों, तद्भव शब्द वे होते हैं यानी मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आती आती जिनका रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। या फिर मैं सीधी सी भाषा में कहूं, हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और एक आता है तत्सम, यानी मूल भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तित नहीं, जिनका रूप हिंदी में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जिस जैसे थे वैसे की वैसे है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम रूप शब्द कहते हैं। यानी सीधी सी भाषा में मैं बात करूं तो संस्कृत के शब्दों को क्या कहेंगे हम, तत्सम शब्द कहेंगे। और हिंदी के शब्दों को क्या कहेंगे हम, तो तद्भव कहेंगे। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको तत्सम शब्द कौन, तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, हिंदी के शब्द। तो इसमें आपको हिंदी का शब्द कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, नीरज, सरोज, सूरज या फिर उरोज। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो सूरज जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द कौन से हैं, नीरज, सरोज और उरोज, बाकी तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। कौन सी शब्द है, तत्सम शब्द है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इसके अंदर भी आपको तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्द। यानी आपको इनके अंदर इन चार शब्दों में से कौन सा शब्द संस्कृत का दिख रहा है। ऑप्शन एक के अंदर क्या दे रखा है, पाहन, दांत, इकट्ठा या फिर पाषाण। तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण शब्द जो है कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, पाषाण तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं। ओके, तद्भव शब्द हैं, सॉरी कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द है। ओके, इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्देश, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों का एक एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए चार विकल्पों में सम्मिलित है, उसे चुनिए। हमें क्या दे रखा है, अंक, संख्या, यानी चार ऑप्शनों में से इसका एक और अर्थ चुनना है, इस अंक का एक और शब्द चुनना है। अन्य अर्थ कौन सा होता है इस अंक का। तो चार ऑप्शन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या दे रखा हमें चार ऑप्शनों में, शरीर, गोद, सत्य या फिर अंग। अब आपको अंक का जो अनेकार्थक शब्द बताना है इसके अंदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर अंक, संख्या और आगे क्या आएगा, गोद। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचल, वही इसी प्रकार का फिर से वही प्रश्न आ गया। अचल, स्थिर। अब एक और अर्थ बताना है आपको इसका, इस अचल का। सागर, पृथ्वी, आकाश या फिर पर्वत, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है इस अचल का और क्या अर्थ होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अचल, स्थिर और पर्वत। स्थिर क्या होता है, पर्वत होता है।
अचल जो चल नहीं सके, स्थिर जो एक जगह पर स्थिर रहे, और अर्थ कौन सा हो जाएगा आपका? पर्वत हो जाएगा। पर्वत क्या रहता है? स्थिर रहता है, अचल, चल नहीं सकता पर्वत। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है सेक ही बखारना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, या फिर आवश्यकता से अधिक व्यय करना। अब आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, चादर के बाहर पैर पसारना। तो साथियों इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका आवश्यकता से अधिक व्यय करना। क्या हो जाएगा? आवश्यकता से अधिक व्यय करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? यानी हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं और उसके उनके सामने उनके अर्थ दे रखे हैं। अब आपको इन ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसका अर्थ सही नहीं है, यानी सही नहीं है विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है? बालू की भीत उठाना, क्या दे रखा है? इसका अर्थ व्यर्थ प्रयास करना। बी के अंदर क्या है? बगले झांकना, जवाब न देना, राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राग बिगड़ना मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, स्वर बेसुरा होना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है धनी किंतु मूर्ख, पढ़ा लिखा किंतु ना समझ, असभ्य मनुष्य, या फिर मूर्ख किंतु धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आपका मूर्ख किंतु धनी। कौन सा हो जाएगा? मूर्ख किंतु धनी इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द में विशेषण बनेगा। संस्कृति शब्द में विशेषण बनेगा, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संस्कृति शब्द का विशेषण बताना है, संस्कृत बनेगा, संस्कार बनेगा, सांस्कृतिक, या फिर सुसंस्कृत बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की राइट आंसर की बात करें तो संस्कृति शब्द का विशेषण कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक बनेगा। क्या बनेगा? सांस्कृतिक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया को का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है? राम भूल जाता है, मैं जाता हूं, कोयल उड़ती है, पुस्तक पढ़ता है। यानी इन चार ऑप्शनों के अंदर बताना है कि आपको किस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म सहित क्रिया, कर्म सहित क्रिया, यानी किस वाक्य के अंदर कर्म क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया गया है, इस ये बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर। तो बात करें साथियों राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपको बताना है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम तो क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। पुस्तक हो जाएगा आपका कर्म, और पढ़ता है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। यानी इसके अंदर वाक्य के अंदर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। यानी जिस वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों प्रयुक्त हो, ऐसे वाक्य क्या कौन से वाक्य कहलाते हैं? तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं। और जिस वाक्य के अंदर केवल कर्ता और क्रिया आए, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? हम अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम पुस्तक पढ़ता है। कौन सा वाक्य है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ओके, अगला प्रश्न है, गजवसा का पर्यायवाची नहीं है कुंजराव, सरा, रंभा, केला, या फिर मुकुल। अब आपको गजवसा का पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी अनेकार्थक शब्द बताना है। यानी पर्यायवाची बहुत सी शब्दों को कहते हैं, यानी एक ही शब्द के अनेक शब्दों को क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसके अंदर आपको गजवसा का पर्यायवाची बताना है। तो आपका इस बताना नहीं है, नहीं है, यानी नहीं है बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? गजवसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मुकुल नहीं है। बाकी तीनों जो है
कुंजरासरा, रंभा और केला तीनों किसके पर्यायवाची हैं? गजवसा की पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द है, तीर कमान, तुणीर, तुरीन या फिर तपस्कर। तो बाणों के रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं साथियों? बाणों के रखने वाली साधन को कहते हैं हम तुणीर। क्या कहते हैं? तुणीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, अंतस्थ, उष्म या फिर औष्टय। तो आपको बताना है य, र, ल, व वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों य, र, ल, व को कहा जाता है आपके उष्मीय अंतस्थ वर्ण। कौन से क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। य, र, ल, व, य, र, ल और व इन चार वर्णों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इसके अलावा चार शब्द आते हैं, श, श, श है, श, श, श और है। इन चार वर्णों को कहा जाता है उष्मीय वर्ण। यानी इन सब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुंह से क्या आती है? उष्मा बाहर आती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इन वर्णों को उष्मीय वर्ण कहा जाता है। और य, र, ल, व को क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? यानी आपको बताना है छ जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर रहित क और स से मिलकर किसकी उत्पत्ति हुई है? इस छ की उत्पत्ति हुई है। साथियों इस छ के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता है। अगर स्वर रहित क दे दे, आगे स्वर रहित इस श को भी क्या कर दे? स्वर रहित कर दे और आगे क्या जोड़ दे? ए जोड़ दे। तो आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए एग्जाम के अंदर तो भी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ओके, इसको भी सही करके आना है। ओके, दोनों इसका सही आंसर है। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इस छ को और इस प्रकार से लिखा जा सकता है इस छ को। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो साथियों ये थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपको बताना, कमेंट के अंतर्गत जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।